इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज लखनऊ में एक बड़ा मंच तैयार किया है इंडिया न्यूज ने। योगी सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। नमस्कार, इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज योगी सरकार 1 साल कितनी असरदार, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सब। आज से 1 साल पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया था और इस जनादेश के जरिए बीजेपी को सत्ता पर काबिज किया था। 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस 1 साल में आकर जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है ये सरकार, और इसके साथ ही इस सरकार ने आखिर क्या कुछ किया है, यानी कि 1 साल कैसा रहा है इस सरकार का। इंडिया न्यूज पर आज आप पूरे दिन उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक दिग्गजों को इस मंच पर देखेंगे, सवाल जवाब उनसे होंगे और इस कार्यक्रम की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसी स्वागत समारोह के साथ। तो पहला सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं और इस पहले सत्र में हम आपको बता दें कि आज के हमारे विशेष कार्यक्रम के पहले मेहमान होंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका केशव प्रसाद मौर्य जी। यूपी में कहा जाता है कि विकास किसी भी प्रदेश का सड़कों से आंका जाता है और सड़कों की जिम्मेदारी यहां पर इनकी है। सड़कों के जरिए गांव को शहरों से किस तरीके से जोड़ा जाए, इसकी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य जी के कंधों पर है। यूपी के हैवी वेट मिनिस्टर और पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री मिस्टर केशव प्रसाद हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और इसी के साथ इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ यहां मंच पर मौजूद हैं। मैं बहुत स्वागत आप दोनों का करती हूं और साथ ही दीपक जी से मैं आग्रह करूंगी कि अब आप इस मंच को संभालें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शिरीन। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज हम कर रहे हैं 1 साल यूपी सरकार, योगी सरकार कितनी असरदार। आज पूरे दिन भर में उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दिग्गज, जिसमें मुख्यमंत्री जी होंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे और एक तो पहुंच चुके। यूपी सरकार, योगी सरकार कितनी असरदार। आज पूरे दिन भर में उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दिग्गज, जिसमें मुख्यमंत्री जी होंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे और एक तो पहुंच चुके हैं हमारे सामने केशव प्रसाद मौर्य जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 1 साल में सरकार ने क्या अचीव किया। केशव प्रसाद मौर्य जी, पहले तो 1 साल पूरे होने वाले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। धन्यवाद है, आपको भी बधाई है। इस अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को भी बधाई है कि हमें 1 वर्ष जो कार्य करने का अवसर दिया और हमने समाज के हर क्षेत्र में काम किया है। इसलिए समाज के हर तबके को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, बधाई। मैं सबसे पहले एक थोड़ा ऐसा टेढ़ा सवाल पूछ रहा हूं। आखिरकार मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि फूलपुर में आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि फूलपुर में शोर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये वो सीट थी जो आपके द्वारा खाली की गई थी लोकसभा में। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परिवर्तित हुआ? देखिए, मैं तो जान रहा था कि 1 साल पर सवाल बाद में होगा। फूलपुर और गोरखपुर 1 साल का सवाल मैंने पहले गोरखपुर पर और फूलपुर पर सवाल पहले होगा। मैं स्पष्ट तौर से बताऊं, यह निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी दोनों लोकसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को हारी है और विनम्रतापूर्वक पहले हम इस पराजय को स्वीकार करते हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में हम इस पराजय को विजय में परिवर्तित करने के लिए बूथ से लेकर के पूरे लोकसभा के हर स्तर पर हम उसकी तैयारियां समीक्षा उपरांत शुरू करेंगे। हारे क्यों, उसका एकमात्र कारण है, पहला तो हमारा मतदाता जिस उत्साह से जिस नंबर में निकलता था वह नहीं निकला है। दूसरा एक बड़ा कारण रहा है कि सपा के प्रत्याशी का समर्थन बसपा के द्वारा किया गया और सामान्यतः जब हम उपचुनाव में जाते थे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का इतिहास रहा है, बसपा चुनाव से बाहर रहती थी और वो सपा को समर्थन नहीं करती थी। इस बार उन्होंने सपा को समर्थन किया और सपा के समर्थन में बसपा के वोटों का ट्रांसफर भी कुछ मात्रा में हुआ और इसके कारण बहुत बड़े अंतर से हम नहीं हारे। अगर हमारे मत पड़े होते तो विरोधी जितने भी मत हैं हमारे, लगभग हम 59,000 से फूलपुर और लगभग 20,000 से कुछ अधिक हम गोरखपुर हारे हैं और ये इतने बड़े लोकसभा के नंबर नहीं थे जो हम जीत नहीं सकते थे, लेकिन हार हुई है, स्वीकारते हैं और आगे विजय मिले इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तैयारी करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कैसे तैयारी करेंगे, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है, किसी पत्रकार ने भी नहीं सोचा था, किसी नेता ने भी नहीं सोचा था कि
आखिर में, बिल्कुल आखिर में, मायावती जी अखिलेश यादव जी की पार्टी को समर्थन कर देंगे, क्योंकि उन दोनों के जितने बिटर यानी कड़वे रिश्ते रहे हैं, आप 1995 से राजनीति को जानते हैं, बहुत करीब से महसूस किया है, आप एक कार्यकर्ता से सीधे उप मुख्यमंत्री बने हैं, आपने बड़ा लंबा सफर तय किया है, तो आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या ये गठबंधन एक्सपेक्टेड था या आपको सरप्राइज करके गया? देखिए, हम लोगों को तो संभावना नहीं थी कि यह गठबंधन होगा, और गठबंधन होगा भी तो सदा जैसे रहता था, कुछ दिखावा होता था। लेकिन इस बार गठबंधन दिखावा नहीं, उस रूप में इन्होंने परिणित करने का काम किया कि सपा, बसपा और कांग्रेस, यह तीनों दल एक होकर के भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। हमारी तैयारी सपा के खिलाफ लड़ने की थी, कांग्रेस लड़ाई में थी नहीं। बसपा का समर्थन प्राप्त करके इस चुनाव में सपा हमारा मुकाबला करेगी। अगर हमारी ये तैयारी होती तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता, जो चूक हो गई है, ये चूक नहीं होती। अब एक सवाल और इस पे, लेकिन वो बहुत अलग है। मैं 2019 की बात आपसे कर रहा हूं, जो अगले साल है, और अगले साल आपके लिए बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि देश के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आपने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया था और आपकी कैप्टनसी में ही उत्तर प्रदेश के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, आप पार्टी के अध्यक्ष थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि मायावती जी सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मेरे एक्चुअल वोट ट्रांसफर होते हैं या नहीं, और अगर ट्रांसफर होंगे तो मैं 2019 में इनसे ग्रेट ग्रैंड अलायंस कर लूंगी? अब आपको इस ग्रेट ग्रैंड अलायंस की संभावना नजर आती है कि नहीं? देखिए, अगर गठबंधन सपा बसपा का होगा तब भी और नहीं होगा तब भी, अब हमारी तैयारी यह मान करके हम करेंगे कि सपा बसपा एक होकर के लड़ेगी, और एक होकर के लड़ेगी तब भी हम 2019 में 2014 कैसे दौड़ाएं, यह एक निर्णय लेकर के तैयारी शुरू करेंगे। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश ने स्वीकार किया है, और देश की जनता ने माननीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए माननीय मोदी जी की दूसरी पारी फिर से शुरू होने में उत्तर प्रदेश ने जो योगदान 2014 में दिया है, उससे अच्छा योगदान हम 2019 में देने का हर संभव प्रयास करेंगे, और परिणाम भी हमें मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। मतलब आप तो 100% का दावा कर रहे हैं, क्योंकि 73 सीट से ज्यादा क्या हो सकता है? 73 से ज्यादा तो 80 होता है, 80 से ज्यादा नहीं कुछ होता है। लेकिन हमने ये कहा कि 2014 से अच्छा परिणाम, तो अब 73 से आगे कहां तक जाएगी गाड़ी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देश आज भी मोदी जी से बहुत प्रेम करता है। और जहां पर भी मैं देख रहा हूं, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए जितने बड़े बड़े कदम, कड़े कदम उठाए गए, जिस प्रकार से केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद लगातार एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, लगातार हम बढ़ते रहे। यह सही है कि हम उपचुनाव हुए, इसमें हारे, लेकिन हम तो अपने पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को याद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर हारता भी है तो कुछ सीखता है। यह बात ध्यान में रख करके हार में भी हमने कुछ सीखा है, और बस यही सीखा है कि कभी भी विरोधी को कमजोर मत समझो, या मान करके नहीं चलना चाहिए कि हां हम बहुत मजबूत हैं, अगला बहुत कमजोर है, या ध्यान में रख करके हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते। सर, अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप नंबर 2 पे आते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री राज्य में हैं, आप मुझे ये बताइए कि एक साल के अंदर कितना अंतर देखा? तब क्या हालत थे, एक साल बाद क्या हालत हुए हैं, किस तरह का परिवर्तन हुआ है? देखिए, अगर प्रदेश की जनता से, आप तो बहुत बड़ा चैनल है, और आप चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता क्या बदलाव महसूस कर रही है, शायद मैं समझता हूं कि आपसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उठा करके देखेंगे, सबसे बड़ी समस्या जब यहां पे श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सपा की सरकार थी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी, गुंडे अपराधी माफियाओं का बोलबाला था, अपराधी इतने निरंकुश हो गए थे कि पुलिस के ऊपर भारी पड़ने लगे थे, और अपराधियों का संरक्षण तो पिछली सरकार में हो सकता था, लेकिन पुलिस के किसी सिपाही से लेकर के डीजीपी तक अगर कोई निष्पक्षता से कार्रवाई करे तो उसका संरक्षण नहीं हो सकता था। हमारी सरकार ने यह साबित किया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के मामले में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं करेंगे,
और सबसे बड़ा एक तरह से मैं कहूं कि अगर कदम हमारा शानदार रहा, जिसे जनता ने महसूस किया, माताओं बहनों ने महसूस किया, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने भी महसूस किया और आम जनता ने महसूस किया कि हमने भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जो वादा किया था चुनाव के समय, उसे हमने पूरा किया है। दूसरा, अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि एक ऐसा सिस्टम बन गया था पिछले 14-15 सालों में कि सरकार बनने के बाद ऐसे जिले होते थे कि 4-5 वीआईपी जिले मान लिए जाते थे। ये वीआईपी जिला है, यहां 24 घंटे बिजली रहेगी, बाकी प्रदेश अंधेरे में रहे, बाकी प्रदेश का किसान त्रस्त रहे, नौजवान त्रस्त रहे, कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हम 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। जब हम सरकार में आए, विरासत में हमें 1,21,000 किलोमीटर गड्ढा युक्त सड़कें मिली और उन गड्ढा युक्त सड़कों को हमने भरने का संकल्प लिया और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम उसमें से 90% से अधिक सड़कें 100 दिन के अंदर गड्ढे को भरने का काम किए और अभी इस समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर हम सड़कों को गड्ढा मुक्त ही करने की नहीं, उनको निर्माण करने का जो काम कर रहे हैं, आप विरोधी भी दल के किसी नेता से, किसी विधायक से, सांसद से पूछेंगे तो ये कहेगा कि नहीं, विकास बहुत तेजी से हो रहा है, सभी स्तर पर हो रहा है, कोई इसको नकारता नहीं। चौथी बात, हम जब उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे, भर्तियों में एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, नौजवान बहुत त्रस्त था। हमारी सरकार का 1 साल हो गया और हमने भर्तियों में भ्रष्टाचार की जहां जांच कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए, लेकिन यह सच है जिसके कारण से हम यह भी मानते हैं कि इस उपचुनाव में थोड़ा हमको नुकसान इस नाते भी हुआ है, जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए जो चयन बोर्डों का गठन करना था उसमें थोड़ी देर हुई, तो युवा बच्चे तो प्रतीक्षा कर नहीं सकते और वह इस प्रतीक्षा में लगा कि समय लग गया। हमारा लक्ष्य था कि हम पारदर्शी भर्तियां करें, भ्रष्टाचार ना हो, यह भी एक कारण मैं मानता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने आमूलचूल परिवर्तन किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी समस्या है तो उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम किया। हमारा किसान जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, सरकार की बैठक हुई, कैबिनेट की पहली बैठक में हमने 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की जो घोषणा की थी उसे कर्ज माफी का वादा पूरा किया, गेहूं और धान की खरीद किया, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया, वर्तमान में तेजी से गन्ना खरीद करना और 14 दिन के अंदर भुगतान करना, यह एक बड़ा कदम। गरीब आदमी जिनके पास अपना रहने के लिए घर नहीं था, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दिया। मतलब ऐसे मैं वर्णन करूंगा तो लगातार आपको कह सकता हूं कि सरकार का कोई मंत्रालय ऐसा नहीं होगा जिसने अच्छे काम, अच्छे कदम 1 वर्ष के अंदर अंदर ना उठाए और उसका परिणाम अभी एक इन्वेस्टर समिट हमारी हुई उत्तर प्रदेश में, शायद सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका समापन किया और देश का कोई प्रमुख उद्योगपति ऐसा नहीं था जो उसका हिस्सा ना बना हो। हम निवेश भी लाना चाहते जिससे रोजगार सृजित हो, हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते जिसके आधार पर रोजगार बढ़े, हम शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते कि हमारे बच्चे देश की, प्रदेश की ही नहीं देश की किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर बैठे वो सफल होकर के आए। तो हर क्षेत्र में कदम उठाए गए। दीपक जी, ठीक है, मैं एक एक मुद्दे से आता हूं। सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट का मुद्दा। आपने सरकार में आते ही एक सबसे बड़ा वादा किया था कि आपकी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। क्या आपकी सड़कें रियल टाइम में, या जो टाइम फ्रेम आपने दी थी उसमें उत्तर प्रदेश की पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी? देखिए, 100 में से 88 नंबर हमें 100 दिन में मिले थे। जितने दिन में हमने गड्ढा मुक्ति का संकल्प लिया था उसमें से उस समय के अंदर 88 नंबर हमें मिले। मतलब हम 100% तो नहीं कर पाए, 88% सड़कों को गड्ढा मुक्त निश्चित समय में कर पाए थे। बाकी का काम अभी जारी है। परिस्थितियां उस समय विपरीत थी, एनजीटी के आदेशों के कारण खनन मटेरियल हमको नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी हमने, बजट भी नहीं था, हमारे पास पैसे का भी अभाव था, फिर भी हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त ही नहीं किया, बल्कि आज आप जनता से पूछें तो वह जवाब देगी कि नहीं, अगर सड़कों का स्वर्ग कोई बन रहा है तो इस समय उत्तर प्रदेश बन रहा है। आज से पहले, हमारी सरकार आने से पहले मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में घुसे, चाहे छत्तीसगढ़ से, चाहे राजस्थान से, चाहे उत्तराखंड से, चाहे हरियाणा दिल्ली से, चाहे बिहार से, कहीं से प्रवेश करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति यह रहती थी कि लोगों को मालूम हो जाता था कि सड़कें जहां से खराब दिखे वहां उत्तर प्रदेश है।
जहां से अंधेरा दिखाई दे वहां उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज न सड़कें खराब आपको मिलेंगी, और अभी हम सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से भी 10,000 करोड़ रुपया लेकर के आए हैं। माननीय गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में सेंट्रल रोड फंड में दिया है, और उसे हम नवीन तकनीकी का इस्तेमाल किए। उस नवीन तकनीकी के कारण 10,000 करोड़ रुपए से जितनी सड़कें यूपी में बनती थी, उसमें 1,600 करोड़ रुपए की बचत हमने किया। और उस बचत में से हमने सभी तहसीलों को जिला मुख्यालय से, सभी ब्लॉकों को तहसील मुख्यालय से, और 2001 की जनगणना के अनुसार जो गांव 250 की आबादी के हैं, उनको हमने मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए एक व्यवस्था दी, और वो काम हमारा प्रारंभ हो गया। लोग ये भी कह रहे हैं, जो आपके विरोधी है, कि गड्ढा मुक्त नहीं, नाम हो गया है गड्ढा युक्त सड़कें। वो देखिए, विपक्ष के पास मैं अगर सही बात कहूं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा नाम की कोई चीज नहीं, एक भी मुद्दा विहीन है। उन्होंने जो भी आरोप लगाए, देखिए जो शीशे के घर में रहता है उसे 1,21,000 किलोमीटर गड्ढे आप छोड़ करके गए, जर्जर पावर का प्रबंध यहां पे जो आप छोड़ करके गए। हम जितना अच्छा देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं, हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं हमारे सड़क को। यह तो सही बात अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो सड़कों के निर्माण में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करने का स्वभाव बन गया था, हमने उसको रोक करके बहुत तेजी से और बहुत गुणवत्तापूर्ण ढंग से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, ई टेंडरिंग भी कर रहे हैं। इसके आधार पर हमने अच्छी सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। जो मुद्दे में बल नहीं होता है उस मुद्दे को उठाने से जनता का समर्थन, क्या कहूं मैं, एक दुर्घटना बस ऐसा मिल गया है, उनको उत्साहित होना चाहिए। उत्साहित हो रहे हैं कि हाँ उन्होंने उपचुनाव जीत लिया है, लेकिन यह जीत निश्चित तौर से उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की विजय के रूप में दिखेगी। अभी तो हम लोग हारे हैं तो चुनाव, तो इसलिए उत्साहित हो रहे हैं कि हाँ उन्होंने उपचुनाव जीत लिया है, लेकिन यह जीत निश्चित तौर से उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की विजय के रूप में दिखेगी। अभी तो हम लोग हारे हैं तो चुनाव, तो इसलिए उत्साहित हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकता। मैं एक आपसे जानना चाहता हूं, आपने यहां पर भ्रष्टाचार की बात की कि पिछली सरकारों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप आए थे तब अपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच शुरू कराई थी, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार के इंडिकेशंस या भ्रष्टाचार के सबूत या और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो जांचें शुरू हुई हैं अभी उसका जांच का निष्कर्ष नहीं आया है। हमारी सरकार का लक्ष्य बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करना है, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ दिया जाएगा यह भी संभव नहीं। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको सजा भी मिलेगी, चाहे वह एक्सप्रेस वे हो चाहे अन्य कोई परियोजनाएं हो। अगर कहीं गड़बड़ी है तो जांच होगी और जांच के दोषी को सजा मिलेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये रस्म अदायगी थी? आप कहते हैं कि बदले की भावना से आप कार्रवाई नहीं करते। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन क्या इन जांचों को बिठा देना, चाहे वो रिवर फ्रंट हो चाहे वो लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, या ये रस्म अदायगी थी, इससे निकलने वाला अंत तक कुछ नहीं है? नहीं, ये कोई रस्म अदायगी नहीं थी। अगर हमने लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ, हमने सीबीआई जांच रिकमेंड किया, तो किसी भी कीमत पर इसे रस्म अदायगी नहीं कहा जा सकता है। अगर रिवर फ्रंट के मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत आई, हमने सीबीआई जांच कराने के लिए कहा, तो उसे इस प्रकार से कहना कि रस्म अदायगी है। भाजपा इस काम को कभी नहीं करेगी, जो दोषी होगा उसको सजा देगी। यह मेल मिलाप कहीं होगा तो वो बुआ भतीजे के बीच में हो सकता है, लेकिन भाजपा के साथ कतई नहीं हो सकता है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने बुआ भतीजे की बात की, अब तो लोग नारा लगा रहे हैं, बुआ भतीजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं लगाए नारा तो लगा सकते हैं, बुआ भतीजा लगा सकते हैं और भी तमाम नारे निकलेंगे, और मैं भी बहुत सारे नारे जानता हूं। चाचा जिंदाबाद हो सकता है शिवपाल यादव और अखिलेश के लिए? नहीं, देखिए अब ये तो अखिलेश जी आप बता रहे हैं, आने वाले उनसे पूछिए क्या चाचा कभी जिंदाबाद लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उनसे पूछिए। चलिए, ये मजाक की बात थी, लेकिन सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो ठीक ठाक अच्छा प्रोड्यूस करता है, मतलब यहाँ की सिंचित जमीन है, यहाँ की अच्छी जमीन है, यहाँ की उपजाऊ जमीन है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सड़कों को किसानों पर आलू फेंकने पड़ते हैं? और आपके पास सबसे महत्वपूर्ण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, आप उससे कायाकल्प कर सकते हैं
उसके बारे में आपकी क्या योजना है, क्योंकि ये चीज हमको हाल ही में कई बार देखने को मिली। देखिए, पिछली जब हम सरकार में आए थे उस समय आलू का लगभग सीजन समाप्त हो गया था। सरकार के पास 2-3 विकल्प होते हैं। जब इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक बाजार हस्तक्षेप योजना है उसको लागू करते हैं और किसानों के लिए आलू के समर्थन का मूल्य निर्धारित करते हैं। हमारी सरकार पिछली बार भी प्रयास किया, हमने अधिक खरीदने का लक्ष्य रखा, लेकिन खरीद के लिए कम हमें मटेरियल आलू इसलिए मिल पाया कि समय उस समय लगभग समाप्त हो गया था, कोल्ड स्टोरेज में आलू चला गया था। जो आलू कोल्ड स्टोरेज में गया वह बाहर निकला, उसे किसान ने बेचा। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और जो किसान के बेटे के नाते मैं जानता हूं, जब आलू कोल्ड स्टोरेज से निकाला जाता है तो थोड़ा बहुत उसमें सड़ा गला छर्री इस प्रकार के छोटे छोटे निकलते हैं। कोई किसान ने उसको फेंक दिया तो योजनाबद्ध तरीके से कोई भी बच्ची हमारे सपा के कुछ साथियों ने आके विधानसभा के सामने फेंक दिया। सच बात यह है कि आलू का समर्थन मूल्य तय करने के कारण इस बार किसानों को आलू की अधिक कीमत मिल रही है, अच्छी कीमत मिल रही है और आलू किसान खुश है। और उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन के मामले में देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है और इसलिए फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से जो आप चर्चा किए, हम उस दिशा में भी कदम उठाएं। जो अभी इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें अकेले फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 30,000 करोड़ का एमयू हुआ है और हमने प्रयास किया था कि आलू पर आधारित जो उद्योग हैं उनकी यहां पर ज्यादा स्थापना हो। हमने आलू विकास बोर्ड के गठन का भी एक प्रस्ताव किया, वह भी बात आगे बढ़ी है, उसको भी हम जल्दी ही करेंगे। हम आलू के बीज यानी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से अगर आलू हम पैदा करेंगे तो उसको दुनिया के अंदर जो आलू का बाजार है उसमें भी हमें जगह मिलेगी। कोई किसान हमारे राज्य से दूसरे राज्य में आलू लेकर के जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन में हम सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। मंडी में लेकर के किसान आलू लेकर के जाता था तो वहां पर हम मंडी शुल्क समाप्त करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और किसानों के हित में मैं दावे से कह सकता हूं जितना काम हमारी सरकार ने 1 वर्ष के भीतर किया है, बुआ भतीजे की सरकार ने मिलकर के 15 वर्ष में उसका चौथाई भी नहीं किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किसानों के लिए, चूंकि ये फूड प्रोसेसिंग से भी जुड़ा हुआ है, केंद्र ने भावांतर योजना लागू करने की बात कही है। भावांतर का मतलब यह है कि एमएसपी और बाजार मूल्य का जो अंतर है वो सरकार भरे। ये केंद्र की योजना है, इस बजट में मोदी सरकार ने की है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी मध्य प्रदेश या हरियाणा की तरह इस योजना को लागू करेगी? हमने लागू करने का प्रस्ताव भेज दिया और उत्तर प्रदेश भावांतर योजना को लागू करने की दृष्टि से सहमत है और जो समर्थन मूल्य है अगर उससे कम में किसान को आलू बेचना पड़ता है तो भावांतर योजना का यही अर्थ है कि भाव में अगर कोई अंतर है तो उसका लाभ, उसका नुकसान किसान को न उठाना पड़े और सरकार उसकी भरपाई करे। इस दिशा में हमने कदम उठा दिया है, इस प्रस्ताव भी भेज दिया है। संयोग से आलू किसानों की समस्या से जुड़ी हुई एक कमेटी बनाई गई थी, वो मेरे अध्यक्षता में थी, उसमें हमने प्रस्ताव भी कर दिया है और हमारी सरकार इस दिशा में कदम उठा चुकी है। कदम आप उठा रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा फूड प्रोसेसिंग से आगे बढ़ता हूं। मैं उन वादों की बात करता हूं जो केशव प्रसाद मौर्य की कैप्टनसी में किए गए थे। उन वादों में एक था कि युवाओं को लैपटॉप के साथ डाटा फ्री मिलेगा। क्या युवाओं को लैपटॉप के साथ डाटा फ्री मिल रहा है? देखिए, हमने जो वादा किया था युवाओं से, उस वादे को या कहिए संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने चुनाव में जनता के सामने वादा किया था उसमें से अधिकतम वादे पूरा करना शुरू कर दिए। सारे वादे 1 वर्ष में पूरे कर देंगे, यह वादा नहीं था, लेकिन हम हर उस वादे को पूरा करेंगे जो संकल्प पत्र में हमने जनता से कहा है और उस दिशा में हमने बहुत कदम उठाए हैं और आधे से अधिक एक तरह से कहूं वादे हमने पूरा करने में कहीं ऐसा तो सफल आखिरी साल तक लोगों को इंतजार करना पड़े? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये पहला वर्ष था, हमें 36,000 करोड़ पहले साल ही 86 लाख किसानों का कर्ज माफ करना पड़ा। खाली खजाना श्री अखिलेश यादव जी ने हमको दिया था और हमें प्रदेश भी चलाना था, किसानों का कर्ज भी माफ करना था। अनेक जो योजनाएं संचालित थी जिनके शिलान्यास श्री अखिलेश यादव जी के पिताजी करके गए थे जब मुख्यमंत्री थे, फिर उनकी बुआ जी करके गई थी जब मुख्यमंत्री थी और उन्होंने भी किया था, वह काम सब अधूरे पड़े थे। उनको पूरा करने के लिए तमाम आर्थिक संकट भी थे, फिर भी हमने कोई काम को रुकने नहीं दिया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो वादा किया है, मैं आप इंडिया न्यूज के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र में जो भी हमारी पार्टी ने वादा किया था वह अब हमारी सरकार
5 वर्ष के अंदर अंदर और जितनी जल्दी हम पूरा कर सकते हैं उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने देखा कि आपने 5-6 बार एक शब्द का प्रयोग किया केशव जी, बुआ भतीजे की सरकार, बुआ भतीजे की सरकार। कहीं आपको भी तो नारा याद नहीं हो गया, बुआ भतीजा जिंदाबाद जिंदाबाद? नहीं, मुझे जिंदाबाद तो नहीं याद है, लेकिन न याद रहेगा। मुझे केवल बुआ भतीजे की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितना पीछे ले जाने का काम किया है या जरूर मुझे इसलिए याद रहेगा क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई की सरकार थी, उस समय मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य था। बिल्कुल। और एक सांसद के वोटों से जीत के आए थे। वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी इतिहास में जीती थी फुलपुर। तो मैं जब जीत करके आया दीपक जी, उस समय मेरे ध्यान में ये आया कि एक अच्छे सांसद का कर्तव्य यही होता है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करे। तो विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। जो भी पत्र मैं दिल्ली पहुंचाता था और लखनऊ किसी तरीके से उसे ला पाता था, वो लखनऊ से आगे फूलपुर लोकसभा नहीं पहुंच पाता था। संयोग से हमारी सरकार बनी और वो सारी फाइलें मेरे पास आ गई। तो मुझे आश्चर्य लगता था कि श्री अखिलेश यादव जी जैसा युवा, मैं भी पहले सोचता था बड़े विकासवादी सोच के हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी जैसा विकास विरोधी मुख्यमंत्री मैंने अपने जानकारी में कोई दूसरा नहीं देखा। क्योंकि 3 वर्ष का कार्यकाल ऐसा था हम लोगों का जिसमें हमने विकास के लिए बहुत व्यापक प्रयास किए, लेकिन जो भी चिट्ठी लखनऊ भेजते थे या दिल्ली से लखनऊ भेजते थे वह आगे नहीं बढ़ने देते थे, बैरियर के रूप में खड़े थे। तो हम सबने ये बात जनता के बीच में कही, क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव था और उस अनुभव को मैंने जनता से शेयर किया और जनता का समर्थन हमारी पार्टी को प्राप्त हुआ और सरकार बनी। और जो हम चिट्ठियां उस समय भेजते थे, जो काम अधूरे थे, उसे वर्तमान में हम पूरे कर रहे हैं। अब एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें याद हैं जो योगी सरकार के साथ आने के साथ हुई थी। एक चला था ऑपरेशन रोमियो और दूसरा चला था अवैध बूचड़खानों को बंद करो। क्या ये समस्या राज्य में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? देखिए, पूरी तरह से समस्या खत्म हो गई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज मैं यह गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं और मातृशक्ति रात के 12 बजे भी घर से निकल करके जाना और घर फिर वापस आना, इसमें उनको डर नहीं लगता है। लेकिन पिछली सरकार के समय में स्थिति बहुत बद से बदतर थी, लोगों को डर लगता था। लेकिन एंटी रोमियो दल का जब गठन हुआ और कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमारी सरकार सजग और सतर्क है। दूसरा, जहां तक बूचड़खानों की आप बात कर रहे हैं, हम अवैध रूप से बूचड़खाने हो चाहे कोई अन्य काम हो, अवैध हमारी सरकार में कुछ भी नहीं होगा और वैध कोई योजना है, कोई काम है, उसे करने से कोई रोकेगा भी नहीं। यह हमारी सरकार का संकल्प है। सर, एक बात मैं आपके मंत्रालय से जुड़ी जानना चाहता हूं। पिछली सरकार में खनन घोटाला चर्चा में था, उसकी भेंट कहां कहां चढ़ाई जाती थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों के। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अभी भी रेत के भाव आसमान छू रहे हैं। तो कोई आदमी सड़क, कोई आदमी अपना घर, उसके बनाना, उसकी कॉस्ट महंगी होती जा रही है। क्या आपका ध्यान इसकी तरफ है? क्या आप इसको लेकर कुछ कदम उठा रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इधर खनन मंत्रालय मेरे पास नहीं है, लेकिन कदम इस तरह से उठाए हैं कि जो हमारी सरकार आने के समय में जो समस्या थी खनन के क्षेत्र की, हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से ई टेंडरिंग के माध्यम से, चाहे वह गिट्टी हो चाहे बालू हो, इसकी व्यवस्था कराने का प्रयास किए। लेकिन ई टेंडरिंग में जो एक तरह से कहिए कि एक काकस था, एक जिन लोगों का कब्जा था इस क्षेत्र में, उन लोगों ने यही योजना बनाई कि चाहे जितनी अधिक कीमत लगानी पड़े और हमको इधर एंट्री करना। ई टेंडरिंग में किसी को आप आने से रोक नहीं सकते। तो यह समस्या मैं ये कहूं कि सपा बसपा के समय से इस क्षेत्र पे कब्जा जमाए हुए जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पैदा की गई थी, जिससे आम आदमी इसके अंदर ना आ पावे। मैंने जब सरकार की हम लोगों की बैठक में हम लोगों ने तय किया था कि जो खनन की समस्या एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम सरकारी काम में खर्चा होता है, तो उसके लिए हमने घाट भी निर्धारित किए। उसके लिए हमने बहुत सारे पहाड़ों को भी चिन्हित किया कि यह सरकार के जो काम करने वाले, चाहे वो भारत सरकार का NHI डिपार्टमेंट हो चाहे PWD हो, इनके लिए भी आवंटन निर्धारित किए, चाहे UPIDA हो जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस वे वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था कर दिया। अब व्यवस्था होने के बाद इस समस्या के समाधान की ओर हम लोग बढ़े हैं। पहले ओवरलोडिंग होती थी, वो बंद हुई। पहले गुंडा टैक्स अनिवार्य था देना, अब नहीं ऐसा कोई करने का साहस कर सकता। तो हमारी सरकार में बहुत सारे दीपक जी बदलाव आए हैं। या सही है कि बालू के जो दाम हैं
अभी उतने नीचे नहीं आए जितने आने चाहिए। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं कि बालू के दाम मतलब गिरने चाहिए और उचित दाम पर जनता को बालू मुहैया होने चाहिए। सरकार का ध्यान इस ओर है और इस समस्या का समाधान भी बहुत जल्द हम कर देंगे। आलू, मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा कि आलू से कीमती बालू हो गया है? नहीं, आज मैं आपकी बात का से इनकार भी नहीं करूंगा, लेकिन उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे और जल्दी करेंगे, यह जरूर हम आश्वस्त करना चाहेंगे। एक चीज, चूंकि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्रदेश के नंबर 2 के मुखिया हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो फिर सहारन और कासगंज जैसी घटनाएं क्यों? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग तो चाहते यही है कि आपस में सौहार्द भी रहे और प्रदेश का विकास भी हो, और सबका साथ सबका विकास ये हमारा कोई नारा नहीं है, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ हम सेवा में भी लगे हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जब कासगंज की घटना घटी, और इस प्रकार की घटनाएं दूसरी कभी प्रदेश के अंदर न हो, देश के अंदर ना हो, इसका हम लोग हर समय प्रयास भी कर रहे हैं और सजग और सतर्क हैं। सहारनपुर में देखिए, कोई जाति और सांप्रदायिक हिंसा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर करने का प्रयास करता है तो मुझे लगता है कि समाज अब बहुत जाग गया है। इस प्रकार के प्रयास किसी के सफल नहीं होंगे, और जो दोषी होगा, मैंने पहले भी कहा कि पहले इस प्रकार का दोष करने वाले, इस प्रकार का अपराध करने वाले जो लोग थे, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, और अब परिस्थितियों में बदलाव है। जो इस प्रकार से प्रयास करेगा, वो चाहे जाति हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश करे, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश करे, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरी तरफ से आखिरी सवाल, मेरे साथियों, मेरे कुछ साथी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। 1 मिनट यतेंद्र, मैं आपके पास अभी आता हूं। मैं आपसे अंत में ये जानना चाहता हूं कि अगले 4 साल में, क्योंकि आपका मैंडेट तो 5 साल का है, मुझे पता है कि आपका ज्यादातर वक्त 2019 के चुनाव में भी जाएगा, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक मजबूरी हर पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ता है। अगले 4 साल में उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस हाईवे, स्टेट के एक्सप्रेस हाईवे हम बनते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो देखना चाहते हैं वो तो आपको मैं 1 महीने के अंदर एक देखने को मिलेगा, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहते हैं। उस पर हमारी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ गई है, उसको हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक अलग बनने वाला है। भारत सरकार को हमने बहुत सारे प्रस्ताव, जो जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहते हैं, उस पर हमारी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ गई है, उसको हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक अलग बनने वाला है। भारत सरकार को हमने बहुत सारे प्रस्ताव, जो राज्य मार्ग थे, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की दृष्टि से दिए हैं, उसमें भी हमको सहमति मिली है, और हमें प्रसन्नता है कि बहुत ही उदारता के साथ भारत सरकार हमारा सहयोग कर रही है। और इसके कारण से आने वाले समय में हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का नंबर भी बढ़ेगा। जो उत्तर प्रदेश में सड़कें पिछली सरकारों के समय बनती थी, प्रतिदिन उस समय तो 15 किलोमीटर भी पर डे बनना प्रदेश में मुश्किल था, लेकिन हमने 1 अप्रैल से 35 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से प्रदेश में सड़कों के निर्माण का एक संकल्प लिया है। हर 2 दिन में एक ब्रिज, चाहे वो आरओबी हो, चाहे किसी नदी के अंदर हो, चाहे फ्लाईओवर हो, यह भी हमने नवीन तकनीकी का इस्तेमाल इसलिए भी करना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण आगे हम और निर्णय लेने वाले हैं विभाग में, जिसकी घोषणा आज करना उचित नहीं होगा। मैं 19 तारीख को प्रदेश की जनता को एक बहुत ही विशेष तौर से युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश देने वाला, बहुत अच्छा अवसर देने वाला एक प्रोग्राम। तो अभी कुछ तो बता दीजिए, हिंट तो कर दीजिए। अब बस ये आप जान लीजिए कि युवा हमारा केंद्र बिंदु है, और युवाओं को लेकर के हमारी सरकार बहुत गंभीर है, और उसका संदेश हम 19 तारीख को ही देंगे, आज देना उचित नहीं है। चलिए, फ्लोर खोलता हूं। यतेंद्र, आप सवाल पूछना चाहते थे, फिर प्रकाश तक माइक ले आ जाए। केशव जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है। आप जब आपने कार्यभार संभाला तो पहला जो टारगेट था सड़कों के गड्ढे भरने का था, लेकिन इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि आपके वोटर के मन में गड्ढा इतना बड़ा पैदा हो गया कि जो पहले कभी नहीं हुआ, गोरखपुर जैसी सुरक्षित सीट, वहां पर सबसे बड़ा गड्ढा हुआ। आपकी सीट फूलपुर लोकसभा, जहां से आपने त्यागपत्र दिया, वहां पर बड़ा गड्ढा हुआ। क्या ये एक चूक है, खामियाजा है वोटर के मन का, कैडर के मन का, कि इतना बड़ा गड्ढा आप लोगों के लिए पैदा कर दिया और एक अच्छी खासी सीटें विपक्षी दलों के हाथ में दे दी? दूसरा, क्या एक ये भी खामियाजा था कि बाहरी प्रत्याशी को सीट देने की, वहां पर जो उम्मीदवार उतारा आपने, उसकी भूल हुई? जबकि एक खबर ये भी थी, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई, कि आप अपनी धर्मपत्नी को वहां से टिकट दिलाना चाहते थे। देखिए, दोनों बातों को मैं बता दूं कि पहला तो हमारी सरकार ने गड्ढे
बनाने का काम नहीं बल्कि गड्ढे पाटने का काम किया है। वोट प्रतिशत कम हुआ, उसमें से सर्वाधिक जो मतदाता था वो हमारा घर से नहीं निकला। इसके कारण से मैं पहले भी बता चुका हूं, हमें निश्चित तौर से पराजय का सामना करना पड़ा। जहां तक परिवार से प्रत्याशी बनाने की बात है, मैंने सदा कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। व्यक्तिगत तौर से तो मेरा परिवार जरूर है, जहां मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पत्नी पुत्र हैं, लेकिन जब राजनीति की दृष्टि से मैं सोचता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का एक बृहद परिवार है, वही मेरा परिवार है। और पार्टी नेतृत्व ने जिसे भेजा था वो पार्टी का बहुत जमीनी और खांटी कार्यकर्ता इस नाते काम करने वाला रहा है। और यह जो चुनाव परिणाम आए हैं वो बाहरी और भीतरी के कारण से नहीं, बल्कि हमारे मतदाताओं की थोड़ी उदासीनता, हमारे कार्यकर्ताओं का अति आत्मविश्वास और सपा बसपा का एक होना, यह कारण रहा है। और इसका निवारण हम करेंगे। हम आश्वस्त करना चाहते हैं और एक हम लोग यह भी मानते हैं कि जो होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। हम 2018 के उपचुनाव में हुई पराजय को जब 2019 में विजय के रूप में परिवर्तित करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है यह चूक थी और दोबारा ऐसी चूक ना हो, इसको लेकर के हम तत्काल सजग हैं और आगे सजग रहेंगे। प्रकाश मौर्य जी, लगातार आप अपने इंटरव्यू में दीपक जी को बुआ और भतीजे की बात लगातार जिक्र करते रहे, तो यहां अब गठबंधन हो गया, 2019 में भी आप मान रहे हैं गठबंधन हो जाएगा, पर रणनीति क्या होगी? क्योंकि आपका वोटर, आप खुद कह रहे हैं, बहुत उदासीन है और जिस तरह की वोटिंग परसेंटेज रही, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं संगठन में ही कुछ कमी आ गई है? एक साल में ही जो है लोग बहुत इतने उदासीन हो गए। देखिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जिस लोकसभा सीट में पराजय की दृष्टि से गठबंधन आएगा तो भी हम जीतेंगे, और पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जीतेंगे। जिस सीट पर हमने अभी अभी पराजय का एक तरह से स्वाद चखा है, उस सीट का इतिहास का पन्ना जब आप फूलपुर का उठा के देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसके पहले 2009 में जब चुनाव हुआ तो हम 40,000 वोट वहां पर पाए थे। उसके पीछे जाएंगे जब 2004 में, तो उस समय भी हम 1 लाख के अंदर थे। उससे पीछे जाएंगे, हम कभी भी वहां पर 1,35,40,000 के ऊपर गए नहीं। और इस समय के चुनाव में हम 2 लाख लगभग 83,000 वोट। गोरखपुर का भी इतिहास है। गोरखपुर का देखिए, मैं कहा ना कि हमारा मतदाता निकला नहीं, हमारा विश्वास जरूरत से ज्यादा ऐसा था। मैं श्री अखिलेश यादव जी यहां पर कहने, मैं बता रहा हूं सार्वजनिक रूप से, इंडिया टीवी का 13 तारीख को कार्यक्रम था। मैं आया था, पीछे भेंट हो गई, तो स्वयं श्री अखिलेश जी ने कहा कि मौर्य जी आज बधाई दे दें कि कल दें? मैंने कहा आज दे देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं कल हम ले लेंगे। आप खुद भी तो उनको विश्वास था कि हारेंगे और मुझको विश्वास था कि मैं जीतूंगा। लेकिन परिणाम चूंकि जनता के हाथ में होता है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का जनादेश सिर झुका करके स्वीकार करते हैं, और जो कमी रह गई उसको सुधारेंगे। और निश्चित तौर से कमल 2019 में खिलेगा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत को आगे लेकर के जाएंगे। नहीं, मैं सिर्फ यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रकाश, मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो तो आपको बधाई देने वाले थे, अरे जीत के बाद आपने अखिलेश को बधाई दी कि नहीं? नहीं, मैं अखिलेश जी को कई बार आपके साथ बैठे बैठे मैंने कहा वो जीते, उनको बधाई है। हमारी हार हुई, हम उसकी समीक्षा करेंगे, आगे सुधार करेंगे। रणनीति फिर भी नहीं बता। अगली सवाल, अगला साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो सिर्फ वोट देने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपना सम्मान पाने के लिए आ रहे हैं। उनका सम्मान होना चाहिए, पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ उनका भी सम्मान होना चाहिए। आपका इशारा किसकी तरफ था? ये कौन से लोग हैं जो आपके लोगों का सम्मान नहीं करते? नहीं, मेरा इशारा किसी की ओर नहीं था। मैं स्पष्ट मानता हूं कि एक बहुसंख्य मतदाता 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के साथ जुड़ा है, और वह निश्चित तौर से हमें छोड़ करके नहीं गया है। हम इस प्रकार का काम भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का अभी हमें लगता है कि हमारी ओर से जो प्रयास में कमी रह गई है, कि जो आया है भाजपा के परिवार में, भाजपा के घर में, उसको भाजपा का घर अपना घर लगे, पराया घर ना लगे। यह जो थोड़ी सी भी कमी रही है, यही तो सवाल है मेरा कि पराये का भाव कौन पैदा कर रहा है आपकी पार्टी के? मैं पार्टी का, अगर उत्तर प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष हूं और डिप्टी सीएम हूं, तो मैं तो अपनी भी बात, यह तो पार्टी परिवार का ही विषय है। ये कोई इस रूप में इसको नहीं लेना चाहिए। हमारी ओर से जो भी कमी रह गई उसको हम सुधारने का काम करेंगे।
शमशेर। मौर्य साहब, एक बात विपक्ष भी कह रहा है, इसके अलावा अब लोग भी कहने लगे हैं कि जो दोनों सीट पर आप हारे हैं, कि आपकी जब सरकार आई, जब आप सत्ता में आए, आपने वायदे खूब किए, काफी ज्यादा सपने दिखाए लोगों को, लेकिन अगर हकीकत की बात करें, जमीनी हकीकत यह है कि आज की तारीख में 30 से 40% भी आप वायदे पूरे नहीं कर पाए हैं, और ये एक बड़ी वजह विपक्ष भी कह रहा है, अब कुछ लोग भी कहने लगे हैं। ऐसा है क्या? देखिए, ये सच नहीं है। सच यह है कि शायद मैं समझता हूं कि जैसे मैं फूलपुर का पूरा प्रत्यक्ष एक गांव गली की बात कर सकता हूं, और गोरखपुर में भी यह कह सकता हूं कि जितना फूलपुर में हुआ है उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि आदरणीय हमारे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, वह सांसद के रूप में भी बहुत प्रयास करके गोरखपुर को बहुत कुछ दिए, और विकास का काम मैं फूलपुर के नाते अगर कहूं, जो 60 साल में नहीं हुआ उससे ज्यादा हमने 1 साल में करके देने का काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं थे, लेकिन विकास के आधार पर हमें विजय नहीं मिली है, इसको हम स्वीकार करते हैं। क्योंकि आज भी प्रदेश में जातिवाद या कहिए पार्टी के नाम पर जो मत कहीं पर अपने आप को खड़ा पाता है, वो अभी वहीं पर खड़ा रह जाता है। वो विकास के मुद्दे पर जो वोट देने वाला था वो वोट डालने नहीं निकला, और जो जाति के मुद्दे पर वोट डालते हैं, पार्टी के मुद्दे पर वोट डालते हैं, वो वोट डालने के लिए निकले। अन्यथा विकास इतना हुआ है कि मैं स्वयं हैरान हूं। मैं तो जिस दिन परिणाम आया, मैं तो आश्चर्यचकित था कि इतना विकास होने के बाद, जिस विकास के आधार पर विरोधियों को जमानत बचाना भी मुश्किल होना चाहिए अगर विकास के मुद्दे पर वोट पड़ता। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि केवल विकास के मुद्दे पर नहीं, और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है, वह हमारी पार्टी करेगी, और 2019 में हम इस पराजय को विजय के रूप में परिवर्तित करेंगे। आपने कहा विकास के नाम पर वोट नहीं होता, ये आपने खुद माना। विकास के नाम पर ही वोट नहीं होता। मैंने विकास के नाम पर ही वोट नहीं होता, तो वो अन्य चीजें क्या है जो आपकी पार्टी करेगी? देखिए, अन्य चीजें जो भी जैसे समाज के अंदर यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी जो अपने को देखिए, बहन मायावती जी क्या किया है उन्होंने जीवन भर, जब से सत्ता में आई हैं, पिछड़ों के, दलितों के वोट बेच करके नोट इकट्ठा करने के सिवा उन्होंने क्या किया है? मैं स्पष्ट तौर से यह कह सकता हूं कि हमारी पार्टी जब से सरकार में आई है, हम इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, चाहे वह अनुसूचित वर्ग का मेरा भाई बहन हो, चाहे वह पिछड़ा वर्ग का कोई भाई बहन हो, चाहे अगड़े वर्ग का कोई गरीब भाई बहन हो, हम सबके साथ सबके विकास। गरीब आदमी हमारी प्राथमिकता है, और उसकी सेवा में हमारी सरकार लगातार समर्पित रही है, और आगे भी हम समर्पित रहने का काम करेंगे। आखिरी सवाल राकेश कुमार से। केशव जी, एक बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रवादी ताकतों को सोशल इंजीनियरिंग ने चेकमेट कर दिया है। क्या संगठन, सरकार में रणनीतिक बदलाव होगा? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमारा केंद्रीय संगठन हो चाहे प्रदेश का संगठन हो, चाहे क्षेत्र का हो चाहे जिले का हो, सब जगह सबको स्थान, सबको सम्मान मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा। कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहने वाली है, न रही है। हाँ, यह बात हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो एक गैप हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारा वोटर हमें छोड़ करके नहीं गया है, लेकिन जो हम दूसरे का वोटर मतलब लेकर के आए थे, वह बीच में हमसे क्यों दूर चला गया है, उसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करके उसका रास्ता निकालेंगे, और निश्चित तौर से 2019 में जीतेंगे। मुझे पूरे विश्वास के साथ यह कहने की हिम्मत है, इसलिए मैं हिम्मत के साथ कह रहा हूं। केशव जी, संगठन में फेरबदल? ये देखिए, ये संगठन का विषय होता है। अब मैं अध्यक्ष नहीं हूं, अगर अध्यक्ष होता तो मैं आपको बताता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अभी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी जिम्मेदारी संभाले और योग्य ढंग से वो संगठन का संचालन कर रहे हैं, और संगठन पूरी तरह से काम कर रहा है। हम निश्चित तौर से एक रणनीतिक चूक हुई, इसके कारण से बहुत सारे सवाल केवल फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव में पराजय के कारण हमको झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन हम उस सवाल का जवाब देते हुए हम तो विश्वास से भरे हैं। हम सबका साथ, सबका विकास के मुद्दे पर, सबके जीवन में खुशहाली लाने के मुद्दे पर, किसानों की आमदनी को दुगना करने के मुद्दे पर, गरीबों की गरीबी दूर करने का एक लक्ष्य लेकर के ईमानदारी से प्रयास करने के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी कानून व्यवस्था, रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करना, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाने की दिशा में जो भी काम है, अच्छी चीज को हर व्यक्ति स्वीकार करता है। लेकिन फिर भी मैं आज यही आह्वान करूंगा आपकी इस मंच के माध्यम से इंडिया न्यूज के, कि जरूरत है सब लोगों को, जब भी कोई चुनाव हो,
पक्ष में दें या विपक्ष में दें, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, यह जरूर आह्वान करके, और उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से जो वादा किया है जरूर पूरा करेंगे, 5 साल से पहले करेंगे, और किया गया एक एक वादा ही नहीं, कुछ नई चीजें भी आप सबके माध्यम से सरकार के संज्ञान में आएगी, उसे भी पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कह दूं कि हमारे साथियों ने जितने सवाल पूछे सब गुगली थे, बाउंसर थे, लेकिन सब पे आपने बहुत शानदार शॉट मारे, बैटिंग शानदार थी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। शिरीन, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये पहला सत्र जो यहाँ समाप्त हुआ है, लेकिन अगला सत्र हम थोड़ी देर में शुरू करने जा रहे हैं, और अगले सत्र में हम आपको बता दें हमारे साथ यूपी के स्वास्थ्य मंत्री होंगे, और थोड़ी ही देर में बस वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद हम अगले सेशन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।